नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घटना चक्र पब्लिकेशन की आय दृष्टि मैगजीन के बारे में, जो कि करंट अफेयर बेस है। आप सभी को पता है कि हम इसमें आपका राष्ट्रीय संस्करण कवर कर रहे हैं भाई। और राष्ट्रीय संस्करण में मैं आपको पता है कि 4 वीडियो आपकी करा चुका हूँ आपको। और इन 4 वीडियो से पहले मैं आपको जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं, जो कि आपकी आय दृष्टि के शुरुआत के 18 पेज है, वो भी मैं आपको करा चुका हूं भाई। आज ये हमारा 5वें नंबर का लेक्चर है। देखो भाई, आराम से मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका आगामी कोई भी एग्जाम नहीं है। नहीं, आपको पता है कि मैं इसको 3 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ भाई किताब को। उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है भाई। आराम आराम से पढ़ो और आराम आराम से आप इस किताब का रिवीजन करो भाई। तो ठीक है भाई, अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल होगा उसका नाम है संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, यानी नोट फॉर वोट मामला। अभी क्या है, अभी 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने, जो कि DY चंद्रचूड़ जी की पीठ थी, उन्होंने अपना एक निर्णय लिया है। और इस निर्णय में जो 1998 का निर्णय था भाई, उस निर्णय को पलट दिया बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या निर्णय दिया है और ये क्या है, आप सभी को पता है कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल आपका 194, आर्टिकल 105 के तहत संसद सदस्यों को एक प्रकार से विशेष अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 194 के तहत जो है, जो राज्य की विधान मंडल होती है, उनमें जितने भी विधायक होते हैं उन्हें क्या है, आपका विशेष अधिकार प्राप्त है भाई। अब विशेष अधिकार प्राप्त है, वो संसद में बोल भी सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। ये उनका एक प्रकार से विशेष अधिकार है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, आपको पता है कि रिश्वत लेकर क्वेश्चन पूछने पर और वोटिंग करने पर, अभी आपने एक मामला भी सुना होगा वेस्ट बंगाल का भाई। अब इस पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपना एक डिसीजन लिया है। उसी के बारे में भाई ये आर्टिकल है, और हम अब इस आर्टिकल के बारे में जानते क्या है। मैं थोड़ा पढ़ता हूं इसको। संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार हैं, यानी आपका संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बता रहा है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के बारे में। संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो संसद के एक अनिवार्य अंग के रूप में संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है। सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। यानी सामूहिक रूप से मतलब क्या है, जो कि आपका सदन है लोकसभा के और राज्यसभा के प्रति, प्लस जो आपका व्यक्तिगत है, यानी जो एक सांसद है उसको भी आपका क्या है, एक प्रकार से विशेष अधिकार प्राप्त है, और पूरे सदन को प्राप्त है भाई। इन अधिकारों के बिना वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्षमता पूर्वक और प्रभावी रूप से नहीं कर सकते हैं, और जो अन्य निकाय अथवा व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों से कहीं अधिक है। भाई आपको पता है कि जितने भी MP और MLA हैं, ये आम लोग नहीं होते हैं, ये आम लोगों से थोड़ा बढ़ के होते हैं भाई। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्य, आपको मैं बता चुका हूं कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में, आर्टिकल 105 में संसद के विशेष अधिकार और आर्टिकल 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेष अधिकार है। और उनके सदनों, सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया भाई, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई। ठीक है, अब मामला क्या था उसको देखते हैं भाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024 को वर्ष 1998 के PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 5 सदस्यीय द्वारा बहुमत के आधार पर दिए गए फैसले को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। यानी 1998 का जो केस था PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य, उस जो ये केस था आपका, ये 5 सदस्यीय समिति का केस था, जो बेंच से 5 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की। अब इसको खारिज करके
अभी वर्तमान में 2024 में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बैठी है और उसने जो 1998 का केस था इसको क्या है, इसको कैंसिल कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया भाई। अभी केस क्या थे इसको देखते हैं भाई। ये केस है उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के उपरांत संसद तथा विधान मंडल सदस्यों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेष अधिकार के तहत प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगी। आपको पता है कि जो आपके सांसद होते हैं और जो आपके विधायक होते हैं, सांसद और विधायक, इन्हें सदन में बोलने का, मतदान करने का, वोटिंग करने का एक प्रकार से विशेष अधिकार प्राप्त है, जो कि इनका क्या है, एक प्रकार से इनका प्रिविलेज है आर्टिकल 105 के तहत और आर्टिकल 194 के तहत। अगर ये लोग देखो बोलते हैं ठीक है, वोटिंग करते हैं ठीक है, अगर ये बोलने में और वोटिंग करने में रिश्वत का सहारा लेते हैं भाई, मान लो ये बोलने में और वोटिंग करने में रिश्वत का सहारा लेते हैं, तो ये एक प्रकार से असंवैधानिक कहलाएगा और उनके विशेषाधिकारों का खंडन करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने बोला भाई। और इसके लिए क्या है ना, इसके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। आपको पता है कि विशेषाधिकार के तहत वो मुकदमे से भी उन्हें प्रतिरक्षा मिलती थी, लेकिन अब उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है भाई। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत लेने के मामले में संसद या विधान मंडल सदस्यों के खिलाफ कानून परिवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच में मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया भाई। अब जो 7 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, जस्टिस एएस बोपन्ना है, जस्टिस एमएम सुंदरेश है, जस्टिस पीएस नरसिम्हा है, जस्टिस जेबी परदीवाला है, जस्टिस संजय कुमार है और जस्टिस मनोज मिश्रा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 4 मार्च 2024 को उच्चतम न्यायालय ने संसदीय विशेष अधिकार के संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें पी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में सुनाई गए अपने फैसले को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि संसद सदस्य है, चाहे वो सांसद हो, और विधान मंडल सदस्य है, चाहे वो विधायक हो, दोनों में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर विशेष अधिकार के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते, जो मैं आपको ऑलरेडी आर्टिकल शुरू होने से पहले बता दिया था भाई। ठीक है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1998 के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ वाले पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य सीबीआई एसपीई आदि मामले को पुनर्विचार के लिए सितंबर 2023 में 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया था। यानी पुनर्विचार के लिए 2023 में ही सौंप दिया था इस मामले को, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन आपको 2024 में आ गया, मार्च महीने में। और जब मार्च महीने में इसका फैसला आया तो क्या है, जो 5 सदस्यीय आपकी पीठ थी उसको खारिज कर दिया भाई, जो उसका फैसला था भाई। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 105 के क्लोज 2 और 194 के क्लोज 2 की व्याख्या से संबंधित था। आपको पता है क्या विशेष अधिकार इन दोनों में आर्टिकलों में? जो सदन में किसी भी भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाने के खिलाफ संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को संसदीय विशेष अधिकार एवं प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो आर्टिकल में आपको पहले बता चुका हूं भाई। अब इसमें क्या है, एक तो इसमें आपका पूछ सकता है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के बारे में भाई। ठीक है, और विशेष अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जा भी चुका है, आपको पता है ROAR में पूछा गया भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका संबंध क्या है भाई? आपको पता है कि PM सूर्य घर, इस योजना का संबंध क्या है? इससे जो है हमारे देश में 1 करोड़ घरों की छत पर, जो हमारे घर होते हैं उसकी छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य किया गया। कितने घर लेने हैं? 1 करोड़। और जिन घरों में ये सौर प्रणाली लगेगी उन घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी भाई। देखो ये डाटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। एक तो इसमें 1 करोड़ घर लिए गए भाई, 1 करोड़ घर है। ठीक है, 1 करोड़ घर है, प्लस आपका क्या है,
इसमें 300 यूनिट आपकी उन घरों को बिजली फ्री मिलेगी। 300 यूनिट बिजली, ये बिजली उन्हीं को मिलेगी जिनके घर पर ये रूफ टॉप लगाएंगे भाई। जिनके घरों पर, यानी 1 करोड़ जो घर होंगे जिनके घर पर ये आपका पैनल टाइप का सर लगेगा, उनमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी भाई। ठीक है, अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं भाई हम। क्या था जब कॉप 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ पार्टीज 21, यानी सॉरी कॉप 26, कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ पार्टी 26 2021 में हुआ था भाई। ये हुआ कहा था ग्लासगो यूके में। तो ये कौन सी संस्था कराते हैं? UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, तो वहां पर हमारे मोदी जी ने कहा था कि हम 2030 तक, कब? 2030 तक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट, कितना भाई? 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, और ये गैर जीवाश्म आधारित होगा, नॉन फॉसिल्स बेस्ड होगा आपका। ठीक है, हम इतनी विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम करेंगे भाई। यानी कितना लक्ष्य है हमारा? तो हमारा जो लक्ष्य है वो 500 गीगावाट तक है भाई, 500 गीगावाट, और ये हमें कब प्राप्त करना है? 2030 तक करना है। ठीक है, और ये गैर जीवाश्म आधारित यानी NFB है, नॉन फॉसिल्स बेस्ड। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी से IREN ने बोलते इरेना, यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023, रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के संदर्भ में कौन से स्थान पर है? तो विश्व में 4थे स्थान पर है। किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए भाई। अब लेकिन इसमें क्या ना, कुछ आंकड़े अलग अलग हो रहे हैं। देखो, टोटल नवीकरणीय में 4th स्थान पर है। अगर मैं बात करूं पवन ऊर्जा में, विंड एनर्जी में, तो भी 4थे नंबर पर है। अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में, तो सोलर एनर्जी में अपना देश 5वें स्थान पर। देखो, टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा 4था नंबर है, दूसरा विंड एनर्जी में भी 4था नंबर है, और अगर मैं बात करूं आपके सोलर एनर्जी में तो हमारा 5वां नंबर है। लेकिन सोलर एनर्जी के लिए हम अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सोलर एनर्जी के लिए अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम प्रत्येक घर में क्या है, एक रूफ पैनल लगाएंगे, और ये 1 करोड़ घर हमने इसमें चुने हैं, और इसमें 300 यूनिट बिजली उनके लिए फ्री मिलेगी। अगर वहां पे बिजली ज्यादा होती है उनके लिए, तो वो लोग बिजली बेच भी सकते हैं भाई। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। ठीक है, ये केंद्र क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया भाई, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से देश के 1 करोड़ परिवार प्रत्येक माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकेंगे। और इस योजना हेतु कितना पैसा खर्च हो रहा है? कुल परिवहन टोटल 75,021 करोड़ रुपया टोटल इस पर जो है निर्धारित हो रहा है भाई। इसमें क्या है, एक प्रकार से मैं आपको बता दूं कैसे कैसे काम करेगा। प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव बनेगा भाई, मॉडल सोलर विलेज बनेगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा की स्थापना हेतु अनुकरणीय उदाहरण प्रदान करेगा के रूप में काम करेगा। नहीं, एक प्रकार से रोल मॉडल का काम करेगा भाई। तो अगर आप चाहते हो घर पर सोलर लगवाना तो आप लगवा सकते हो, 300 यूनिट आपको बिजली फ्री मिलेगी भाई। और अगर बिजली ज्यादा हो रही है तो आप बिजली को सेल भी कर सकते हो भाई। इससे कम से कम आप 15 से 18,000 रुपया सालाना कमा भी सकते हैं भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, देखो यहाँ पर आपको एक शब्द है बोइंग। तो बोइंग क्या है ना, अमेरिका की एक प्रमुख कंपनी है ये, और कंपनी किस प्रकार की है? एरोस्पेस कंपनी है भाई। और आपको पता है कि जब बोइंग शब्द लग गया है तो एरोस्पेस कंपनी है, और सुकन्या मतलब ये महिलाओं और लड़कियों के लिए होगी भाई। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय विमानन यानी एविएशन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। जो भारतीय विमानन होते हैं उसमें महिलाओं को एम्पावरमेंट करना है। स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश से अधिक बालिकाओं के प्रवेश को सुगम बनाया जाएगा भाई। ठीक है, अब यह कार्यक्रम देश भर की बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी STEM, देखो STEM स्टीम, देखो स्टीम या स्टेम बोलो, इसमें देखो M आपको देखने को मिल रहा है। एक योजना और मिलेगी जिसमें आपको डबल M देखने को मिलेगा भाई। तो पहले S का मतलब है साइंस, T का मतलब टेक्नोलॉजी, E का मतलब इंजीनियरिंग और M का मतलब मैथमेटिक्स। देखो मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। M का मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स है, क्योंकि M आपको फंसाएगा मेडिसिन देकर। M से मेडिसिन नहीं है, M से मैथमेटिक्स है भाई, क्योंकि अभी ये आपको कहाँ काम कर रहा है? इंजीनियरिंग की तरफ काम कर रहा है भाई। ठीक है, जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल स्किल्स को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरी हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, यानी उन्हें नौकरियों के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी विमानन क्षेत्र के लिए। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए 150 नियोजित संस्थानों यानी स्थानों पर स्टीम प्रयोगशालाएं निर्मित की जाएगी। कितने स्थानों भाई? तो स्थान इंपोर्टेंट है भाई, 150 स्थानों पर आपकी जो स्टीम है, स्टीम मतलब आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये प्रयोगशालाएं निर्मित की जाएंगी जो स्टीम क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए अपनी रुचि को जागृत करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? विमानन क्षेत्र से, हस्तलिखित क्षेत्र से है या कोई और क्षेत्र दे देगा, तो आपको दिमाग में रखना कि बोइंग का मतलब है आपकी अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी भाई। अब एक क्षेत्र था BITEC परिसर, ये क्वेश्चन आपका UPPCS में पूछा गया था 2000 लास्ट वाला जो था वो था BITEC परिसर। ये क्या हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु, ये क्वेश्चन पूछा था, कहां हुआ था? बंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BITEC बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के एक अत्याधुनिक परिसर यानी कैंपस का उद्घाटन किया है। यह परिसर 1600 करोड़ रुपए के निवेश से 43 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है। यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। साथ ही ये अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने तुमकुरु कर्नाटक में HAL यानी हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र यानी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और जब ये राष्ट्र को समर्पित कर दी तो यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा भी है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका UPPCS में पूछा भी गया था लास्ट ईयर। अब हमारा एक स्वाति पोर्टल, इसको एकदम भाई स्वाति पोर्टल, जो आपको पता है वुमेन, महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, तो एक स्वाति पोर्टल भी लॉन्च किया गया भाई। 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इंसा में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया। कहां से भाई? दिल्ली से लॉन्च किया गया है। और इसमें स्वाति की फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है भाई। इसे स्टीम, देखो यहाँ पे डबल M है भाई, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ पे ये STE डबल M है भाई, वहां पे पीछे खाली एक ही M थी, यहाँ पे डबल M है भाई। स्टीम का मतलब है S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स और दूसरे M का मतलब मेडिसिन, जो मैं आपको कह रहा था पहले। में भारतीय महिलाएं एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल होगा और यह पोर्टल एक संपूर्ण संवादात्मक डाटाबेस, कंप्लीट इंटरेक्टिव डाटाबेस है।
इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड होता है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस चुनावी बॉन्ड को 2018 में चालू किया था। 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिनियम 1934 की धारा 31(3) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्त पोषण, जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था। केंद्र सरकार का मत था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को किए जाने वाले वित्त पोषण यानी फंडिंग में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाई जा सके। ये था 2018 में जो चुनावी बॉन्ड सरकार लेके आई थी योजना। उसका उद्देश्य, सरकार का मत था ये, किस प्रकार से सरकार इस बॉन्ड को लेके आई थी। एक तो जो फंडिंग हो रही है और फंडिंग कहां से हो रही है और किस प्रकार से उस पर रोक लगाई जा सकती है काले धन पर। अब सरकार, अभी ये मुद्दा क्यों चर्चा में आ गया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को क्यों असंवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस योजना को पूर्णतः रद्द भी कर दिया भाई। सरकार के क्या मत है, अब पहले देख लेते हैं। ये जो 5 सदस्यीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में कौन कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, JB परदीवाला और मनोज मिश्रा, ये सारे 4 न्यायमूर्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 1 के क्लोज A के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मत है कि ये जो योजना है ये आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट, जो आपकी मीडिया की स्वतंत्रता है, इसका उल्लंघन करती है आपका, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, जो अब इसमें क्या है, जितने भी लोक प्रति अधिनियम 1951, साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, जितने भी धाराएं हैं इसमें ये धाराएं लिखेंगे। एक तो आपकी जो फाइनेंशियल से है और जो आपके टैक्सेशन से है, उन सभी धाराओं को इसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया भाई। ये धारा आपके पेपर में नहीं आएंगी, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया, 2019 भाई, ठीक है। अगला, उच्चतम न्यायालय के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013, ये पूछ सकता है भाई कंपनी अधिनियम कब आया, 2013 की धारा 182 के क्लोज 1 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पॉलिटिकल पावर को इतना सारा पैसा दे रहे हो तो इतना सारा पैसा दे रहे, तो ये आर्टिकल 14 जो आपके समता का अधिकार है उसका उल्लंघन है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है भाई। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड के जारीकर्ता बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक SBI को 12 अप्रैल 2019 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय की तिथि से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किससे, सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा है, क्योंकि SBI में ही हम जो हमारे बॉन्ड होते हैं, चुनावी बॉन्ड होते हैं, उनको उन पैसों को SBI बैंक में डालते हैं। जो एक बॉन्ड होता है, एक प्रकार से बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक प्रकार से प्रॉमिस पत्र होता है भाई, एक तरीके से ये बॉन्ड SBI में आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला SBI से कि आप हमें कब तक, 12 अप्रैल 2019 से और अब तक का डाटा, हालांकि मार्च 2024 तक का डाटा था, मार्च 2024 तक बताओ कि कितना पैसा कहां से आया और किसको दिया है, ठीक है। फिर 21 मार्च 2024 को SBI ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया और इसने पूर्ण खुलासा करते हुए निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना ये डाटा दिया और ये बताया कि चुनाव बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले 5 शीर्ष राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है भारतीय जनता पार्टी BJP,
बीजेपी को जो चंदा प्राप्त हुआ है वो हुआ है 60 करोड़, यानी 6060 करोड़। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ और कांग्रेस को कितना हुआ है तो 1421 करोड़। बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं, ऊपर के 3 आपको जानने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है वो मिला है आपका बीजेपी को। और ये पैसा आया कहां से है? चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाले 5 कंपनियां, यानी किसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्रो लिमिटेड 1368 करोड़ रुपया दिए। ठीक है भाई। अब जो चुनावी बॉन्ड आप देख रहे हो, ये चुनावी बॉन्ड होता क्या है? चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो वचन पत्र यानी प्रोमिसरी नोट्स के रूप में जारी किया जाता है। यह धारक के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता है। इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता है। चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। भारत में निगमित या स्थापित किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा ये बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। और ये कितने रुपए में होंगे? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 10 करोड़ मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। इस बॉन्ड जारी करने की तिथि कितने दिन होती है? ओनली 15 दिनों की इसकी वैलिडिटी होती है। अगर 15 दिन तक ये आप इसको नहीं भुनवाते हो तो ये प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा आपका पैसा। ठीक है। और ये एक प्रकार से नॉन रिफंडेबल होता है भाई। और चुनावी बॉन्ड को केवल जो एलिजिबिलिटी है वो राजनीतिक दल द्वारा ही ये बनाया जा सकता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल को ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। और इसके लिए बैंक कौन सा चुना गया? तो भारतीय स्टेट बैंक भाई। ठीक है। ये थी आपकी पूरी चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया भाई। इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? इसमें बैंक पूछ लेगा भाई, इसमें नोट पूछ लेगा, नोट कितने हैं तो नोट है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़। ठीक है। और कुछ हल्का मोटा सा आपसे इधर उधर की चीजें पूछ लेगा, बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा भाई इसमें। जो आगे बढ़ते हैं भाई, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा भारत रत्न 2024। अभी आपको पता है कि 4 मरणोपरांत हस्तियों को और एक आपके जो आडवाणी जी को भी जो जीवित हैं उनको आपका भारत रत्न मिला है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मानवीय उद्यम यानी ह्यूमन एंडेवर के किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत रत्न सम्मान की परंपरा वर्ष 1954 से शुरू हुई थी। अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इसमें से 48 पुरुष हैं और 5 आपकी महिलाएं भाई। ठीक है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है वो 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को जो है भारत रत्न दिया था। ये 4 हस्तियां कौन कौन सी है? कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। लेकिन आपको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है उनके घर पर ही जाकर भारत रत्न दिया है हमारे राष्ट्रपति जी ने। श्री आडवाणी जी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। बाकी जो 4 हैं ये मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला है। अब सबसे पहले देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी जो है एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं शिक्षक थे भाई। ये जन नायक यानी पीपल हीरो के नाम से लोकप्रिय थे। ये इंपोर्टेंट है भाई। ये बीपीएससी के लिए इंपोर्टेंट होगा, वैसे भी इंपोर्टेंट है भाई। बाकी जो नीचे के फैक्ट है वो बीपीएससी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है भाई। इन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने बिहार में पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद भी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने उन्हें 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में लागू के लिए याद भी किया जाता भाई, मुंगेरी लाल आयोग। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि विद्यालय बक्सर बिहार में स्थित है। इनके नाम पर ही प्रारंभ की गई जननायक एक्सप्रेस नामक ट्रेन का संचालन दरभंगा जंक्शन एवं अमृतसर जंक्शन के बीच हुआ था। ये आपने देखा भी होगा, जननायक एक्सप्रेस। जननायक किसे कहते हैं भाई? तो आपके कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट बताओ भाई। लोकनायक लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है ये बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और 2002 से 2004 तक ये उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। और
सबसे लंबी अवधि तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया है। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करेंगे तो 1979 से लेकर 80 तक ये भारत के पीएम भी रहे थे, प्रधानमंत्री, और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे भाई। इन्होंने भारतीय लोकदल नामक एक पार्टी की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के लिए इन्हें जाना जाता है, इनके वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक आपके भारत के प्रधानमंत्री रहे। और आपको पता है कि पीवी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल के दौरान ही इतने सारे अचीवमेंट हमारे देश में हुए हैं, जैसे कि आपका 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, और आपके ट्रिपल जी, जितने भी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जितने भी आपके आई हैं, ये सब आपके नरसिम्हा राव जी की सरकार में आए थे। प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद इनके नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार में व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की नीति अपनाई और कई संरचनात्मक सुधारों यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की शुरुआत की। इन्हें प्राय भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में आपको बताइए, कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन जी एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर उनके कार्य के लिए जाना जाता है। आप मुझे बताओ कि हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक फली फूली थी भाई? उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये तो भारत में है। आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है भाई? टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने वर्ष 1988 में चेन्नई में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट आर्टिकल आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो अपने बिहार पटना में किया गया और नीतीश कुमार जी ने इसकी आधारशिला रखी है, उद्घाटन किया है। और यह भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है जो कि बन रहा है। कहां बन रहा है भाई? ये पटना बन रहा है और एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। अब डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारी का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी, फ्रेश वाटर या खारे पानी में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन में याद है इनकी 6 ही प्रजातियां भाई, भी 6 जीवित प्रजाति जो कहाँ है, कौन किस किस नदी तंत्रों में है? तो 6, एक तो अमेजोन डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन, तुजू की नदी डॉल्फिन और आपके यांगत्जे फिलनेस पारपाइज डॉल्फिन। पहले 7 थी, लेकिन 7वीं जो डॉल्फिन थी विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है को 2006 में ये विलुप्त हो गई थी भाई। तो ये आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने अभी इनकी प्रजाति है? तो 6 प्रजाति है। अभी डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन आपके बिहार पटना में किया गया भाई। अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब ये जो नदी डॉल्फिन है इसके संरक्षण के लिए एक विश्व स्तर पर घोषणा की गई थी जिसको नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा, इसको देखते हैं भाई। 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के कुल 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें दक्षिणी मतलब एशिया के देश थे और दक्षिण अमेरिका के कितने देश थे? 11 देश थे। यह समझौता कब हुआ था? 24 अक्टूबर 2023 को। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन के हस्ताक्षरकर्ता 11 देश निम्नलिखित है। इसमें हम एशिया के देखेंगे वैसे तो अपने, एक तो बांग्लादेश, चलो सभी देखते हैं। बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, भारत, कोलंबिया वो पर बोलिविया था, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। हम देखेंगे, हमें याद रखना बांग्लादेश, अपना इंडिया, अपना नेपाल और एक जो है पाकिस्तान। ठीक है, यानी 4 देश अपने इधर के हैं। भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, पहले तो सुदर्शन सेतु है कहाँ? तो ये आपका गुजरात में भाई। आपने 4 धाम यात्रा सुनी होगी, तो उसमें से एक यात्रा आप गुजरात में भी करते हो जो कि श्री द्वारका
बेट द्वारका में है। बेट द्वारका आप देखते हो द्वारका, तो वो गुजरात में है, एक 4 धामों में से एक। तो ये वही बन रहा है जहां आप जो एक आपका द्वारका एक तरीके से पर्यटक स्थल भी है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देवभूमि द्वारका गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण क्षेत्र में स्थित एक जिला है। तो ये सुदर्शन सेतु जो है, पहली बात तो द्वारका जिले में बन रहा है, द्वारका गुजरात में भाई। इस जिले में स्थित द्वारका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। 4 धामों में से एक आपका द्वारका है। ये 4 धाम है कहाँ का? श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, द्वारका श्री द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है। देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है, जो आप जब आप यहाँ पे घूमने जाते हैं मंदिर में, तो एक प्रकार से द्वीप पर बसा हुआ मंदिर है। यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा और आधे से 2 किलोमीटर चौड़ा है। अभी तक इस द्वीप पर केवल छोटी नौकाओं द्वारा ही पहुंचा जा सकता था। यानी जब हम मंदिर के दर्शन करने जाते थे तो नाव से जाते थे भाई, नौका से। ठीक है। अब इस पर बन गया पुल, जो बेट द्वारका और ओखा के नौका टर्मिनलों के मध्य नियमित रूप से संचालित होती थी। यानी ये जो नाव चलती थी, ये चलती थी ओखा और आपके द्वारका के बीच। बेट द्वारका द्वीप यहाँ स्थित मंदिर एवं समुद्र तटों के बीच एक प्रसिद्ध है। इस द्वीप में स्थित मुख्य पर्यटक आकर्षक बेट द्वारकाधीश मंदिर है। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है, तो भाई कहाँ हुआ? यही हुआ है जहां ये नाव चलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर दिया है 25 फरवरी 2024 को। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। जहां से आपकी ओखा जो ना, ओखा यहां से आपकी नाव चालू होती थी और बेट द्वारका तक जाती थी। यहां आप उतरते थे, मंदिर के दर्शन करते थे भाई। फिर द्वारका से बैठ के और ओखा तक, आप ओखा जो मुख्य भूमि है, यहां फिर आप आके उतर जाते थे भाई। अब क्या यहाँ पर जो ओखा मुख्य भूमि है, यहां से लेकर बेट द्वारका तक बना दिया आपका क्या ब्रिज, उसको देखते हैं। लेकिन ये जो सेतु है, इसकी आधारशिला 2017 में रख गई थी भाई। सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर से कम है, जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारे टिका हुआ है। ठीक है, 900 मीटर तो केबल के सहारे, बाकी समुद्र में भाई। यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु केबल स्टेड ब्रिज है। इस सेतु को एक 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। इस सेतु की चौड़ाई की बात करूं तो 27 मीटर है तथा इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। इस सेतु के निर्माण के बाद द्वारका एवं बेट द्वारका के बीच यात्रा में कटौती हो गई। तो भाई वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं यहीं तक इस वीडियो को विराम देता हूं भाई। आप मुझे बताओ आपको वीडियो कैसी लगी भाई। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव चाहते हो तो भाई मुझे कमेंट में जरूर बताओ भाई। थैंक यू भाई।